हेलो एवरीवन, दिस इज़ आमिया अलवीरा। वेलकम बैक टू टेस्ट टू एक्सीलेंस, जहां आपको B.Ed से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। हमारे पिछले 2 सेशंस में हमने बिहेवियरियस थियोरीज जैसे कि क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कॉग्निटिव थियोरीज, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है जेरोम ब्रूनर्स डिस्कवरी लर्निंग थियोरी। लर्निंग को 3 चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है। पहला बिहेवियर, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। दूसरा है कॉग्निटिव, जो हमारे कॉग्निशन, हमारे संज्ञान से रिलेटेड है, हमारी मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड है, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। और तीसरा है सोशल, हमारा समाज, हमारी सोसाइटी कैसे हमारी लर्निंग को इन्फ्लुएंस करती है, डिस्कस करेंगे लेटर, जब हमारी दोनों कॉग्निटिव थियरीज कवर हो जाएंगी। और अगर किसी को बिहेवियरिस्ट थियोरी, कॉग्निटिव थियोरी और सोशल थियोरीज तीनों ही साथ में एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में चाहिए, तो वो वीडियो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। उसका टाइटल है लर्निंग एंड टीचिंग प्रैक्टिस सेट 3, जिसका लिंक मैं आई बटन पर शेयर कर रही हूँ, सो दैट आप उसे ईजिली एक्सेस कर सको। सो इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक ध्यान से देखिए। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आता है तो एंड में लाइक और शेयर ज़रूर करें। एंड इफ़ अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हो तो हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नाउ लेट्स गो अहेड एंड बिगिन आवर टुडेज सेशन। फर्स्ट वी विल गैदर सम इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर थियोरिस्ट जेरोम ब्रूनर। हु इज जेरोम ब्रूनर? जेरोम ब्रूनर कौन थे? जेरोम सेमर ब्रूनर वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। जेरोम ब्रूनर का पूरा नाम है जेरोम सेमर ब्रूनर, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। जेरोम ब्रूनर की जो थियरीज है, जेरोम ब्रूनर के जो वर्क है, वो बहुत हद तक पियाजे से इन्फ्लुएंस्ड है। जैसे पियाजे जो कंस्ट्रक्टिविज्म पे बिलीव करता है, उनके अकॉर्डिंगली बच्चा जो है वो नॉलेज जो है, वो जो लर्निंग है, वो कंस्ट्रक्ट करके सीखना चाहिए। सेम वे जेरोम ब्रूनर भी बिलीव करते हैं कि डिस्कवरी लर्निंग भी कंस्ट्रक्टिविस्ट थियोरी के जैसे ही है, क्योंकि डिस्कवरी लर्निंग की थियोरी इस बात को एनकरेज करती है कि एक लर्नर इफेक्टिवली तभी सीखेगा जब उसे उसकी लर्निंग प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा। इसीलिए इस थियोरी को कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच भी कहा जाता है। According to Bruner, learning is not passive but an active process of discovery influenced by prior knowledge and ability of the learner. ब्रूनर के अकॉर्डिंगली जो लर्निंग का प्रोसेस है वो पैसिव प्रोसेस नहीं है, क्योंकि इसमें एक्टिवली बच्चे को पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत पड़ती है। डिस्कवरी मतलब कुछ चीज़ खोजना, ठीक है। तो जो नॉलेज हमारे पास प्रायरली ऑलरेडी अवेलेबल होता है, उस नॉलेज की मदद से हम न्यू नॉलेज को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। ये लर्नर की एबिलिटी होती है। इसीलिए ब्रूनर कहते हैं कि जो लर्निंग है वो पैसिव प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक एक्टिव प्रोसेस है। The concept of discovery learning implies that students construct their own knowledge for themselves, also known as constructivist approach. जो डिस्कवरी लर्निंग का कंसेप्ट है, उसका ये कहना है, अकॉर्डिंग टू दिस लर्निंग कंसेप्ट, दैट जो स्टूडेंट्स है वो अपनी जो नॉलेज है वो खुद कंस्ट्रक्ट करके सीखते हैं। इसी वजह से इस अप्रोच को कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच भी कहा जाता है। जब बच्चा अपनी नॉलेज, अपना ज्ञान खुद कंस्ट्रक्ट करके सीखेगा, उसकी लर्निंग तभी इफेक्टिव हो पाएगी इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली। ब्रूनर ने अपनी इस थ्योरी को अच्छी तरीके से समझाने के लिए लोगों को 3 मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल किया। तो हमारा पहला मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है इनएक्टिव स्टेज। इनएक्टिव स्टेज को इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन भी कहा जाता है। ये स्टार्ट होता है बच्चे के जन्म से लेकर 3 साल तक। इस स्टेज में बच्चा फिजिकल एक्शंस को करते हुए चीज़ों को सीखता है। इसी वजह से इस स्टेज को एक्शन बेस्ड स्टेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट स्टेज है आइकॉनिक स्टेज। आइकॉनिक स्टेज इज ऑल्सो नोन एज आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन। ये जैसे ही हमारा इनएक्टिव स्टेज खत्म होता है 3 साल पर, वहीं से स्टार्ट हो जाता है। 3 ईयर्स से 7 ईयर्स तक ये स्टेज जो है वो चलता है। इस स्टेज में बच्चा इमेजेस को देख के सीखता है और विजुअल रिप्रेजेंटेशंस पे बिलीव करता है, ठीक है। अगर आप बच्चे को बोलोगे ट्री कौन सा है, जब तक आप उसको दिखाओगे नहीं कि ट्री क्या है, उसको उस चीज़ का पिक्चर नहीं दिखाओगे, तब तक बच्चा अच्छे से उस चीज़ को नहीं समझ पाएगा। तो इस स्टेज में बच्चा पिक्चर्स को देखकर उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको कंस्ट्रक्ट करता है। And then last comes our third stage, symbolic stage, which is also known as symbolic representation. ये स्टेज स्टार्ट होता है 8 years onward से। इस स्टेज में जो भी इंफॉर्मेशन बच्चा गैदर करता है, अब बच्चे को ऑलरेडी पिक्चर्स, आइकन्स सब कुछ समझ आने लगा है, ठीक है। तो अब जो भी इंफॉर्मेशन बच्चा गैदर करेगा वो रीडिंग करके, वो रिसर्च करके चीज़ों को सीखेगा। यहाँ पर वो जो भी वर्ड्स या सिंबल्स पहले से उसको पता है, उन सारी चीज़ों के इस्तेमाल से न्यू इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करने की कोशिश करेगा। इसी वजह से इस स्टेज को सिम्बॉलिक स्टेज कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पर बच्चा जो है फोकस करता है वर्ड्स के ऊपर, सिम्बॉल्स के ऊपर। क्लियर?
ये तो वो 3 स्टेजेस है जो लर्निंग में इंक्लूड होता है, जिसकी मदद से बच्चा जो है ना वो चीज़ों को एक्वायर करता है, न्यू नॉलेज को सीखता है। पर इन सारी चीज़ों को सिखाने के लिए आपको कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की ज़रूरत पड़ेगी डिस्कवरी लर्निंग में। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रॉब्लम सॉल्विंग। सबसे पहले तो आपको अपने स्टूडेंट्स के सामने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस लाना पड़ेगा और उनके अंदर ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है उस चीज़ को डेवलप करनी पड़ेगी, इनकलकेट करनी पड़ेगी, सो दैट वो न्यू चीज़ें, न्यू इन्फॉर्मेशन को है ना खोज कर सीखने की कोशिश करे, अपनी लर्निंग को खुद कंस्ट्रक्ट करे, जो उनके प्रॉब्लम्स है, जो उनके चैलेंजेस है उसको वो खुद सॉल्व करने की कोशिश करे। इसीलिए जो भी टॉपिक आप उनको सिखाना चाहते हो उनके सामने चैलेंज की तरह से प्रेजेंट कीजिए, सो दैट उसको वो प्रॉब्लम समझ के सॉल्व करने की कोशिश करे, जो नॉट ओनली उनको स्कूल करियर में हेल्प करेगा बल्कि थ्रू आउट द ईयर जब तक वो ज़िंदा रहेंगे तब तक उनकी ज़िंदगी में ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो हेल्प करती रहेगी। क्लियर? अगला प्रिंसिपल है इंटीग्रेटिंग एंड कनेक्टिंग। मतलब जो भी आपका कंटेंट है वो रेलेवेंट होना चाहिए, एक कंटेंट दूसरे कंटेंट से कनेक्शन बनाना चाहिए, जिसको बच्चा खुद को उसको ऐसा लगे सीखते वक्त कि हाँ ये तो मैं सही चीज़ें सीख रहा हूँ, ये मेरे काम की चीज़ है। क्योंकि जब तक बच्चा उसके माइंड में ये चीज़ नहीं बिठाएगा कि ये जो भी कंसेप्ट या कंटेंट वो सीख रहा है ये उसके लिए हेल्पफुल है, तब तक उसके लिए वो जो लर्निंग है वो इफ़ेक्टिव नहीं बन पाएगी। इसीलिए मेक श्योर कि जो भी आप कंटेंट प्रेजेंट करो वो आपके स्टूडेंट के लिए रेलिवेंट हो और कनेक्टेड हो, जिससे वो खुद को कनेक्टेड फील कर सके। स्पेशली जब आप कोई भी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को समझाना चाहते हो अपने बच्चों को, तो उसके लिए आप ऐसे टॉपिक्स का, ऐसे एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करें जो कॉन्क्रीट हो, जिससे बच्चा कनेक्टेड फील करे। ठीक है ना? तभी बच्चा अगर कोई चीज़ों को देख सकेगा, छू सकेगा, तभी उन सारी चीज़ों को वो सीख पाएगा। अगला प्रिंसिपल है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस इंटरप्रिटेशन का मतलब ये हुआ जो भी उनके सामने टॉपिक, कंटेंट या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है अपने स्टूडेंट्स के सामने, पहले तो उनको एनालाइज करना सिखाइए, चीज़ों को तोड़ तोड़ के समझना सिखाइए, फिर उनको चीज़ों को ऑर्गेनाइज या फिर रीऑर्गेनाइज करना सिखाइए। उनके दिमाग में उस आइडिया को, उस रिलेशनशिप को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर वो कोई भी इंफॉर्मेशन को सीखना चाहते हैं तो। एंड स्पेशली जो भी आप न्यू इन्फॉर्मेशन आप अपने स्टूडेंट्स को समझाना चाहते हो, मेक श्योर कि आप उनके पास जो प्रायर नॉलेज अवेलेबल है उन सारी चीज़ों से कनेक्ट करके उनको वो न्यू टॉपिक सिखाओ। बिकॉज in the process of analysis and interpretation it is most important to make your student understand कि what they have to figure out in the particular content। आखिर में उनको उस पर्टिकुलर कंटेंट में समझना क्या है, तभी वो लोग उस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि डिस्कवरी लर्निंग का आइडियोलॉजी, मेन टारगेट यही है कि आप जो भी आपके बच्चों को सिखाओगे, कोशिश यही रहनी चाहिए कि बच्चा खुद से उस चीज़ को, अपनी लर्निंग को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, खुद से चीज़ों को खोज के सीख रहा है। इसीलिए डिस्कवरी लर्निंग की प्रोसेस में इस प्रिंसिपल को इंक्लूड करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लियर? नेक्स्ट प्रिंसिपल है लर्नर्स मैनेजमेंट। क्लासरूम में एक लर्नर तो अवेलेबल नहीं होता है, तो ये बहुत ही टफ टास्क हो जाता है एक टीचर के लिए, क्योंकि टीचर को कोशिश ये करनी चाहिए कि जितने भी लर्नर्स क्लासरूम में अवेलेबल है उनके क्लास के दौरान हर एक लर्नर एक पर्टिकुलर काम से एंगेज्ड होना चाहिए। हर लर्नर एक अलग एबिलिटी रखता है, हर लर्नर एक अलग आइडियोलॉजी रखता है। इसीलिए एज अ टीचर आपको मेक श्योर करना पड़ेगा आपके क्लासरूम में कि हर एक बच्चे को उसके कंफर्ट जोन के हिसाब से, उसके कंफर्ट के हिसाब से, उसके आइडिया के हिसाब से, उसके एबिलिटी के हिसाब से उसको कंटेंट मिले, उसको रिसर्च करने का मौका मिले, इन्फॉर्मेशंस मिले। क्योंकि बच्चा जब अपने कंफर्ट जोन में रहकर काम करेगा, अपनी मेहनत से चीज़ों को करने की कोशिश करेगा, तभी उसकी जो लर्निंग है वो इफ़ेक्टिव बन पाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि डिस्कवरी लर्निंग में लर्नर मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है और बहुत ही टफ टास्क है टीचर के लिए। बिकॉज यहाँ पर टीचर एक पैसिव रोल प्ले करती है एंड लर्नर एक एक्टिव रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पर लर्नर को मेन काम करना रहता है। जो भी इंफॉर्मेशन सीखना है वो लर्नर को सीखना है, टीचर बस एक गाइड के जैसा काम करती है वहाँ पर, सो दैट वो ये चेक कर सके कि जो बच्चा है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं, और सही नॉलेज एक्वायर कर रहा है या नहीं। तो लर्नर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। एंड द लास्ट प्रिंसिपल इज फेलियर एंड फीडबैक। बच्चा जब पहली कोशिश करेगा तो डेफिनेटली ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा पहली बार में ही पास हो जाए या हर बच्चा पहली बार में ही
टास्क को कंप्लीट कर ले। तो इसीलिए जो उसके फेलियर्स है उससे वो चीज़ों को सीखेगा। फेलियर का मतलब ये नहीं होता है कि अब उसकी जो एबिलिटी है वो नहीं है, वो उस काम को नहीं कर सकता, बल्कि फेलियर से बच्चा ये सीखेगा कि अगर वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा तो उसको नेगेटिव आउटकम मिलेगा। अगर उसको पॉजिटिवली कोई चीज़ को करना है तो उसको दूसरा रास्ता फॉलो करना पड़ेगा, दूसरे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जिससे जो उसका काम है वो प्रॉपरली और स्किलफुल तरीके से होगा। बार बार कोशिश करने से ही बच्चा अपनी एक्सपीरियंस से जो स्किल्स है, जो आर्ट है, जो लर्निंग है, इन्फॉर्मेशन है, उन सारी चीज़ों को एक्वायर करता है। इसीलिए लर्निंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फेलियर एंड फीडबैक। बिकॉज अपने फेलियर से हमको ये फीडबैक मिलता है हमारी कमी कहाँ रह गई, हम कहाँ पर कम पड़ गए, हमने कहाँ पर ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, कहाँ पर हमको कम ध्यान देना चाहिए। इन सारी चीज़ों से हम अपनी लर्निंग को इफ़ेक्टिव बना पाएंगे अगर हम खुद के फेलियर्स को, अगर हम खुद के जो वीकनेसेस है उन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो लर्निंग है वो इफ़ेक्टिव बने तो आपको इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की ज़रूरत है ड्यूरिंग योर डिस्कवरी लर्निंग प्रोसेस। ब्रूनर का मानना है कि जो बच्चा है वो कोई भी नॉलेज को एक ही साथ में कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता है। अगर आप किसी भी बच्चे को कुछ चीज़ सिखाना चाहते हो तो आपको उसको डिफरेंट स्टेजेस में थ्रू आउट द ईयर्स जो है वो करिकुलम में आपको उसको तोड़ के सिखाना पड़ेगा। आप एक ही साथ अगर बच्चे को कुछ चीज़ सिखाना चाहोगे तो वो एक साथ में सीखना पॉसिबल नहीं है, और अगर वो सीख भी लेगा तो वो जो लर्निंग है वो इफ़ेक्टिव नहीं रहेगी और ज़्यादा लंबे समय तक बच्चे को वो चीज़ समझ में आएगी भी नहीं। तो इसीलिए उन्होंने एक अलग टाइप का करिकुला जो है ना प्रेजेंट किया अपनी इस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर, जिसको कहते हैं स्पाइरल करिकुलम। सो अब जानेंगे हम कि स्पाइरल करिकुलम क्या है। A spiral curriculum can be defined as a course of study in which students will see the same topics throughout their school career, with each encounter increasing in complexity and reinforcing previous learning. For example, spiral curriculum में क्या होता है, जो छोटे छोटे टॉपिक्स है उसको इस्तेमाल किया जाता है बच्चे के इनिशियल ईयर्स में से, और जब तक उसका पूरा स्कूल ख़त्म नहीं होता है तब तक उस टॉपिक को हर एक लेवल में धीरे धीरे करके उसको सिखाया जाता है। क्योंकि डिस्कवरी लर्निंग का बेसिस ये है कि जो स्टूडेंट्स है वो जो भी नॉलेज एक्वायर करता है वो उसके पास जो प्रीवियस नॉलेज अवेलेबल रहती है उसी की मदद से वो जो न्यू नॉलेज है वो फॉर्म करता है। इसीलिए इस टाइप के करिकुलम में हम ये कह सकते हैं कि जो नोन टू अननोन वाला मैगजीम है और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वाला मैगजीम है यूज़ किया जाता है इस टाइप के करिकुलम में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि स्टैंडर्ड 1 में जब हम बच्चों को एडिशन सिखाते हैं तब वहाँ पर हम 1 डिजिट का इस्तेमाल करते हैं, फिर धीरे धीरे हम उनको 2 डिजिट एडिशन सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे हम उनको 3 डिजिट से 4 डिजिट 5 डिजिट ऐसा करके हम सिखाने लगते हैं। सो इस तरह से हमारे स्कूल करियर में थ्रू आउट द ईयर हमको अलग अलग स्टेजेस में एक ही कंसेप्ट को तोड़ के सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ सिखाया जाता है। सो सिंपल टर्म्स की मदद से हमको फिर जो कॉम्प्लेक्स टर्म्स है वो सिखाया जाता है इस करिकुलम के अकॉर्डिंगली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। किस तरीके से हम इस थियोरी को अपने एजुकेशन में, अपने क्लासरूम में अप्लाई कर सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स की लर्निंग को एनकरेज और इफेक्टिव बनाने के लिए। सबसे पहला इम्प्लीकेशन है, इट सपोर्ट्स एन एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ द लर्नर इन द लर्निंग प्रोसेस। डिस्कवरी लर्निंग का जो प्रोसेस है उसमें लर्नर क्या करता है, खुद इन्वॉल्व होता है अपनी लर्निंग में। डिस्कवरी लर्निंग का मेन कंसेप्ट ही ये है कि जो लर्नर है वो अपनी लर्निंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, क्योंकि जब लर्नर अपनी लर्निंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है तो उसकी लर्निंग इफेक्टिव होती है। तो ये थियोरी लर्नर के एक्टिव इंगेजमेंट को सपोर्ट करती है उसके लर्निंग प्रोसेस में। क्लियर? नेक्स्ट इम्प्लीकेशन है, इट प्रोड्यूसेस अ सेंस ऑफ एक्साइटमेंट एंड सेल्फ मोटिवेशन। जब बच्चा धीरे धीरे लर्निंग में पार्टिसिपेट करने लगेगा तो वो चीज़ों को सीखने लगेगा। तो जब स्टूडेंट कुछ चीज़ नया सीखता है वो मोटिवेटेड फील होता है न्यू चीज़ों को सीखने के लिए, उसके अंदर अलग सा ही एक्साइटमेंट, अलग सा ही एंथुसियाज्म जो है ना जागने लगता है न्यू नॉलेजेस को अक्वायर करने का, न्यू डिस्कवरीज करने का। सो इस तरीके से ये जो थियोरी है लर्नर के अंदर सेल्फ मोटिवेशन और एक्साइटमेंट को प्रोड्यूस करती है, एनहांस करती है। नेक्स्ट इम्प्लीकेशन है, इट इनेबल्स द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल्स। अब हम जो भी चीज़ या टॉपिक अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, हमारी कोशिश और हमारी आइडियोलॉजी यही रहती है कि हम जो भी सिखाएं वो उनके खाली स्कूल करियर तक ही सीमित ना रहे, बल्कि ज़िंदगी में हर पड़ाव में उनका वो साथ दे। ठीक है, तो डिस्कवरी लर्निंग का एक्चुअल कंसेप्ट ही यही है कि बच्चा अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करेगा। जब उसने अपनी नॉलेज, अपनी लर्निंग खुद कंस्ट्रक्ट की है तो उसकी लर्निंग क्या होगी, लाइफ
लॉन्ग होगी या नहीं होगी? ऑब्वियसली लाइफ लॉन्ग होगी, क्योंकि ये चीज़ उसने खुद खोज के, खुद डिस्कवर करके सीखा है, इसलिए। नेक्स्ट implication, it aids the students in effective memory and transfer to new learning situations. जब स्टूडेंट्स अपनी लर्निंग को खुद कंस्ट्रक्ट करता है तो उसे वो तरीका हमेशा याद रहता है। तब जब उसके सामने कोई न्यू चैलेंज आती है तो वो सेम तरीका, सेम टेक्निक यूज़ करता है न्यू चैलेंजेस को, न्यू कंसेप्ट को सीखने के लिए, समझने के लिए। क्लियर? एंड आवर लास्ट implication इज स्टूडेंट्स बिकम अकाउंटेबल टू देमसेल्व्स फॉर देयर लर्निंग। स्टूडेंट्स अपनी लर्निंग के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होते, खुद अकाउंटेबल होते, बिकॉज लर्निंग तब तक पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट के लिए जब तक वो उस लर्निंग प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो स्टूडेंट्स को बाय हुक और बाय क्रुक लर्निंग में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी हो जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स न्यू न्यू चीज़ों को, न्यू न्यू कंसेप्ट्स को कंस्ट्रक्ट कर पाता है और इसी वजह से उनकी जो लर्निंग है वो इफेक्टिव हो जाती है। क्लियर? सो आवर कंसेप्ट नाउ एंड्स हियर. Let's go ahead and discuss some important MCQs based on this topic to check our understanding. So हमारा पहला question है, Bruner's 3 stages of cognitive representation follow which order from earliest to latest? इस थियोरी को एक्सप्लेन करते वक्त मैंने ब्रूनर का जो मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन आपको एक्सप्लेन किया था उसे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव रिप्रेजेंटेशन भी कहा जाता है। उसमें अर्लीस्ट मतलब पहले से लेकर लास्ट तक में कौन सा ऑर्डर फॉलो किया गया है वो आपको यहाँ पर बताना है। ए सिम्बॉलिक, इनएक्टिव, आइकॉनिक। बी इनएक्टिव, आइकॉनिक या सिम्बॉलिक। सी इनएक्टिव, सिम्बॉलिक एंड आइकॉनिक। डी आइकॉनिक, इनएक्टिव, सिम्बॉलिक। मैंने आपको क्या समझाया था? सबसे पहले बच्चा क्या करता है? चीज़ों को देखता है, ठीक है ना, उसको देखकर, उसको यूज़ करके अपने फिजिकल एक्शंस के थ्रू सीखता है, ठीक है, उसको एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद में वो पिक्चर्स को देखता है और फिर चीज़ों को रिलेट करता है, वर्ड्स को समझता है एंड फाइनली जो भी वर्ड्स या सिम्बॉल्स उसने सीखा है उसके थ्रू नॉलेज को वो कम्प्लीटली एक्वायर करता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिम्बॉलिक। सो इनएक्टिव स्टेज कब स्टार्ट होता है? बच्चे के जन्म से लेकर 3 इयर्स तक। आइकॉनिक स्टेज एग्जैक्टली 3 इयर्स से लेकर 7 इयर्स तक एंड सिम्बॉलिक स्टेज 8 इयर्स से चालू हो जाता है। क्लियर? नाउ लेट्स गो अहेड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट एज ग्रुप ऑफ आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन? अब देखिए, जो मेरा पहला एक्सप्लेनेशन था पहले क्वेश्चन में उसी पे बेस्ड ये सेकेंड क्वेश्चन है। आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन में कौन सा एज ग्रुप इंक्लूडेड है? हमारे ऑप्शन है ए 2 to 3 years, B 7 to 9 years, C 3 to 7 years and D 5 to 7 years. So यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन C 3 to 7 years. आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है एज पर द थ्योरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, विच कैटेगरी इज लैंग्वेज बेस्ड? किस कैटेगरी को लैंग्वेज बेस्ड कहा गया है? हमारे ऑप्शन है ए आइकॉनिक, बी इनएक्टिव, सी विजुअल या फिर डी सिम्बॉलिक। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सिम्बॉलिक। इस स्टेज में बच्चा सिम्बॉल्स को अच्छी तरीके से समझता है, वर्ड्स को अच्छी तरीके से समझता है, इसी वजह से इस स्टेज को लैंग्वेज बेस्ड स्टेज भी कहा जाता है। सो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, टीचर मंतासा स्टार्ट्स अ लेसन इन डिस्कसिंग द मल्टीप्लिकेशन टेबल। बिफोर टीचिंग अ स्टूडेंट्स टू मल्टीप्लाई वन डिजिट टू अनदर डिजिट इज द टीचर अप्लाइंग स्पाइरल अप्रोच? क्या आपको लगता है क्लासरूम में टीचर मंताशा पहले टेबल से स्टार्ट करती है, अपने स्टूडेंट्स को पहले वो टेबल सिखाती है, फिर वो अपने स्टूडेंट्स को एक डिजिट से दूसरे डिजिट को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो सिखाती है? तो क्या ये जो टीचर है वो स्पाइरल अप्रोच इस्तेमाल कर रही है? व्हाट यू थिंक? तो हमारे ऑप्शंस है ए नो या फिर बी येस। ऑब्वियसली शी इज़ यूजिंग स्पाइरल अप्रोच बिकॉज सबसे पहले वो एक डिजिट को दूसरे डिजिट से कैसे मल्टीप्लाई करना है। जब बच्चों को मल्टीप्लिकेशन आएगा ही नहीं, टेबल्स ही नहीं आएगा, तो वो कैसे करेंगे? वो कंसेप्ट को कैसे सीखेंगे कि अगर हम 2 को 4 टाइम्स प्लस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? सो उसको हम लोग शॉर्टकट में किस तरीके से कर सकते हैं? तो इस तरीके से चीज़ों को समझाने के लिए टीचर क्या करती है? सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स को टेबल्स याद करवाती है। जब बच्चों को टेबल्स बाय हार्ट हो जाते हैं, एटलीस्ट 2 से लेकर 10 तक टेबल जब याद हो जाते हैं, तब टीचर उनको किस तरीके से एक डिजिट दूसरे डिजिट से मल्टीप्लाई होता है और किस बेसिस में होता है वो सिखा रही है। तो स्पाइरल अप्रोच का तो मतलब यही हुआ ना, सबसे सिंपल टर्म्स को तोड़ तोड़ के धीरे धीरे करके उनको अच्छी तरीके से जो कॉम्प्लेक्स टर्म है, जो मेन टर्म है, उसको सिखाना। सो इस केस में जो टीचर है वो स्पाइरल अप्रोच इस्तेमाल कर रही है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी येस।
तो आज का हमारा सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आप सभी को आज का हमारा सेशन पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का हमारा सेशन पसंद आया है और हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हो तो मेक श्योर कि आप हमारे इस चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन के बाद में बेल आइकन को ज़रूर टैप करना सो दैट आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलेंगे बहुत ही जल्द हमारे अगले वीडियो में।